हेलो दोस्तों, लर्न एंड ग्रो विद श्वेता के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं श्वेता सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से इस वर्तमान समय में बीपीएससी यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती का TRE2 जो चल रहा है उसकी प्रिपरेशन हम आप लोग को करवा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज के टाइम पे जो बिहार शिक्षक भर्ती का इस समय जो हमारा एग्ज़ाम है इसमें हिंदी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एक तरह से कह लीजिए कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया है जो प्राइमरी में सिलेक्शन दिलवा सकता है, क्योंकि पिछले बार वाले एग्ज़ाम में आपका हिंदी सिर्फ क्वालिफाइंग था, सिर्फ आप क्वालिफाई करेंगे तब आपकी कॉपी आगे चेक होगी। लेकिन अभी वर्तमान समय में ऐसा सीन है कि भाई इससे आपकी मेरिट बननी है। तो अगर आपकी हिंदी पर अच्छी पकड़ है, आपकी हिंदी की अच्छी समझ है, आप उनके प्रश्नों को सही कर पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। तो इसी आशा और विश्वास के साथ में आज का प्रैक्टिस टेस्ट हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें दोस्तों आज का ये प्रैक्टिस की खास बात ये है कि हमने इसमें लिटरेचर के भी क्वेश्चंस को शामिल किया है और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का ये कलेक्शन है जो कि आपकी हिंदी की PRT के लिए प्लस TGT के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेवल अप डाउन हो जाता है। कभी कभी अगर मान लीजिए PRT का लेवल टफ आ जाता है तो आपको TGT के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, और बाकी TGT का तो अपना एक लेवल होता ही होता है। तो दोनों तरह से ये बेहद महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट सेशन है। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज का ये है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। दूसरा प्रश्न है कि वीर गाथा काल के कवि हैं, जिसमें से 3 मैंने मुख्य एग्जाम्पल लिए हुए हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि होता ये है कि वीर गाथा काल के कवि हैं और उसके बाद ऑप्शंस में आपको या तो चंद्रवरदाई या जगनीक या मधुकर हैं और भी, लेकिन ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में घूम घूम करके दिखाई पड़ते हैं। तो इसीलिए मैंने इन तीनों कवियों को ही लिया हुआ है। तो वीर गाथा काल के 3 कवि आप जरूर याद कर लीजिएगा, चंद्रवरदाई, जगनीक और मधुकर। आगे चलते हैं, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हैं, जो कि चंद्रवरदाई जी हैं। अगला, पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन हैं, वो भी चंद्रवरदाई जी हैं। तो प्रश्न आप देखिए कि उत्तर एक है, लेकिन यहाँ पे 3 प्रश्न बन जा रहे हैं और इसमें से कोई भी आपको देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी बट इम्पॉर्टेंट। कबीरदास जी की भाषा क्या थी? उनकी भाषा सधुक्कड़ी थी। अगर आप जानते हैं तो वो आसान है, आप समझ पाते हैं दोस्तों कि आसान और कठिन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बस सिंपल सी बात है, अगर वो प्रश्न आपके सामने से गुजरा है, आप उसे जानते हैं तो ये आपके लिए आसान है। लेकिन अगर आपके सामने से नहीं गुजरा है तो आसान से आसान प्रश्न भी आपके लिए आसान नहीं और मुश्किल हो जाता है। तो कबीरदास जी की भाषा जो थी वो सधुक्कड़ी थी। अगला चलते हैं, शिवा बावनी आता है, बहुत फेमस रचना है ये और बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? उनका नाम है महाकवि भूषण जी। आगे चलते हैं दोस्तों, ये लाइन आती है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये प्रसंग है आपका जो है। बस आपको इस प्रसंग के बारे में नहीं जानना है, इसके डिटेल में नहीं जानना है, बस आपको इतना जानना है कि अगर इस पंक्ति के रचयिता पूछे जाते हैं तो उसके रचयिता है श्री मैथिली शरण गुप्त जी। आगे चलते हैं, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि कौन थे? ये प्रश्न ऐसे ही एज इट इज आता है दोस्तों, जिसमें ये होता है कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से किसने मुक्त कराया है? अपने नाम के अकॉर्डिंग सूर्यकांत त्रिपाठी से निराला जी, जिसमें आप जानते हैं इनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी है, निराला इनका उपनाम है क्योंकि निराली कविताएं करते थे, इसीलिए इनका नाम निराला पड़ा। सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि थे। अगला चलते हैं, तितली एक रचना है बहुत प्रसिद्ध जयशंकर प्रसाद जी की। तो तितली रचना के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद जी। अगला चलते हैं, चिंतामणि, इनके रचनाकार कौन है? इनके रचनाकार है श्री रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, जन्मेजय का नाग यज्ञ, इसके रचनाकार भी जयशंकर प्रसाद जी हैं। आपने यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी की 2 मुख्य रचनाएं पढ़ी, एक तितली और एक जन्मेजय का नाग यज्ञ। आगे चलते हैं, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन थे? जिसका वन एंड ओनली आंसर कबीरदास जी हैं। अगर निर्गुण भक्ति काल के कवि की बात आती है तो कबीरदास जी उसके सबसे पहले उत्तर होते हैं। अगर ऑप्शन में ये है तो आपको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं लगाना है। साथ में सधुक्कड़ी भाषा के अगर कौन लेखक या रचयिता या रचनाकार आते हैं तो आपको उसमें भी कबीरदास जी लगाना है। तो आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि वाकई में प्रश्न कितने बेहतरीन हैं और साथ ही साथ में कितने इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए आगे चलते हैं।
आगे हमारा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 है। वो प्रश्न ये है कि श्रद्धा किस कृति की नायिका है। यहाँ पे एक नायिका है जिनका नाम श्रद्धा है और ये बहुत फेमस है, इसी वजह से ये नायिका का प्रश्न आपके सामने आया, नहीं तो रचना और रचनाकार का ही प्रश्न आता है और उसका आंसर है कामायनी की प्रमुख नायिका का नाम है श्रद्धा। आगे चलते हैं। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान, यानी कि पेड़ अपना फल नहीं खाते और जो जलाशय हैं, जो सरोवर हैं, वो अपना पानी नहीं पीते हैं। यहाँ पर इसका अर्थ नहीं जानना है, इनके आपको रचनाकार जानने हैं, वो है रहीमदास जी। आगे चलते हैं। तरनी तरुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पर आप जानते हैं कि ये लाइन आपने पढ़ी होगी अलंकार में, आपने ये पढ़ा होगा कि बार बार ये लाइन आती है और वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि अलंकार कौन सा है। वेरी फेमस, बच्चा बता सकता है कि जब कोई भी एक वर्ण बार बार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, लेकिन यहाँ पर अलंकार नहीं बताना है। अगर अलंकार पूछते हैं तब अनुप्रास होगा, वो एक आसान प्रश्न है। लेकिन यहाँ पे आता है कि भाई प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है, तो इनके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आगे चलते हैं। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता के तौर पर किन्हें जाना जाता है। ध्यान से सुनिएगा। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता के तौर पर पुष्पदंत जी को जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ज़रूर आप जहन में रखिएगा कि अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता पुष्पदंत जी हैं। आगे चलते हैं। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है, जिसका जवाब है मुल्ला दाऊद जी। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं। आगे चलते हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार, बहुत फेमस, लल्लू लाल जी। हिंदी के प्रथम गद्यकार के तौर पे लल्लू लाल जी को जाना जाता है। अगला है कि हिंदी के प्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या था। उत्तंड मार्तंड, वेरी फेमस, पॉपुलर, इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाने वाला प्रश्न, बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न। हिंदी के प्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उत्तंड मार्तंड। छायावाद के प्रवर्तक कौन है, इसके प्रवर्तक हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। प्रेमचंद्र जी के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। एक ही आंसर है इसका, जब भी आता है कि प्रेमचंद्र जी के अधूरे उपन्यास का नाम, तो वो है जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र जी के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र है। मैं कुछ और उसका आपका उत्तर बताने लगी थी, सॉरी। प्रेमचंद्र जी के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। चलते हैं आगे। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी कौन सी रचना के लिए प्राप्त हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी उर्वशी रचना के लिए प्राप्त हुआ था। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं खुद एक साइंस की विद्यार्थी हूँ। मेरी योग्यता में मैंने MSc B.Ed किया हुआ है, लेकिन जब भी मैं हिंदी पढ़ती हूँ और ख़ास तौर से जब मैं हिंदी पद्य या गद्य दोनों में से कोई पढ़ती हूँ, पद्य तो पूरी तरह से पोएटिक होता है, आप उसे पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल खो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कब पूरा समय बीत जाता है। और इस समय मैं जयशंकर प्रसाद जी बहुत पढ़ रही हूँ, तो शायद इसी वजह से मेरे जहन में वो इस तरह छाए हुए हैं कि मेरे मुँह से उनका जो है आंसर ना होते हुए भी वो आंसर निकल जा रहा है। अपने आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमने आप ये डिस्कस कर लिया है कि रामधारी सिंह दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उनकी उर्वशी रचना के लिए। आगे चलते हैं। पद्मावत किनकी रचना है, ये आपने इसका आंसर आपको हो सकता है पता हो। जायसी जी ने इसको लिखा हुआ है और मैं उम्मीद करूंगी कि जायसी जी का पूरा नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, नहीं तो मैं अगले किसी वीडियो में शामिल कर दूंगी। ये एक प्रश्न आप लोगों के लिए। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि बेताल पचीसी की रचनाकार कौन है। तो बेताल पचीसी के जो रचनाकार हैं उनका नाम है श्री सुरति मिश्र जी। आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न है कि सुहाग के नुपुर, इनके रचनाकार कौन हैं, जो है अमृतलाल सागर जी। सुहाग के नुपुर को लिखा है अमृतलाल सागर जी ने। अगला प्रश्न है, संस्कृत के चार अध्याय, वेरी फेमस रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है कि अशोक के फूल, ये काव्य संग्रह है। दोस्तों, इस प्रश्न में 2 प्रश्न शामिल हैं।
कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे ये पूछा जाता है कि अशोक के फूल क्या है, उसके नीचे बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं और उसमें से एक ऑप्शन रहता है काव्य संग्रह। इसलिए मैंने जहाँ पर ज़रूरत समझी है, जहाँ पे क्वेश्चंस का आपका रिपीटिशन देखा, तो मैंने वहाँ पर उस चीज़ को भी मेंशन किया हुआ है। तो अशोक के फूल सबसे पहले ये याद कर लीजिए कि ये एक काव्य संग्रह है और इसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला, झरना एक काव्य संग्रह है और इसके रचनाकार जो है वो भी जयशंकर प्रसाद जी हैं। आगे मैं क्वेश्चन नंबर 29 में मैंने यहाँ पर आपकी 4 रचनाएं ली हुई हैं और उनके रचनाकार का नाम लिखा हुआ है, और जो कि अपने आप में चारों बेहद महत्वपूर्ण हैं। कई बार मिलान करने के फॉर्मेट में या फिर कोई एक गलत उत्तर पिक करने के फॉर्म में इस तरह की रचनाएं दी जाती हैं। मुझे चारों बहुत इंपॉर्टेंट लगी, इसलिए मैंने इन चारों को एक ही क्वेश्चन में शामिल कर लिया है। चलिए आगे इसको पढ़ते हैं कि भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, दोहा कोश, आप सभी को शायद पता भी होगा कि दोहा कोश बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है और उसके रचनाकार जो है सरहपा है। आगे चलते हैं, प्रेम सागर वो लल्लू लाल जी की रचना है। और आगे, हार की जीत जो एक कहानी है वो सुदर्शन जी की रचना है। अगला प्रश्न हमारा 30 और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि तोड़ती पत्थर कविता के रचनाकार कौन है, और इसके रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तोड़ती पत्थर के रचनाकार हैं निराला जी हमारे। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि आज हमने जो है इसमें साहित्य के प्रश्नों का संग्रह ज़्यादा था। आज हमने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें साहित्य के प्रश्न शामिल किए हुए हैं, रचना और रचनाकार के प्रश्नों को शामिल किया हुआ है, जो कि अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ज़रूरतमंद है। तो आपसे मैं यही उम्मीद करूंगी कि आप इन प्रश्नों को चाहे आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से लीजिएगा, और ये सारी डिटेल्स, ये जितना भी आपने आज पढ़ा हुआ है, ये सब कुछ मैं अपने एजुकेशन 2.09 के टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देती हूँ, और साथ ही साथ में आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट करके ले सकते हैं। उद्देश्य कुल मिलाकर के बस इतना होता है कि आपका अध्ययन होता रहे, आपकी तैयारी होती रहे, और आप अपने एग्जाम में सिलेक्शन पाएँ। और जैसे कि किसी भी गुरु या शिक्षक को बहुत पसंद है और जिस दिन उनके पढ़ाए हुए छात्रों की जीत होती है तो लगता है कि उनकी अपनी जीत हुई है। तो कहीं ना कहीं आपकी जीत में हमारी जीत है। तो हम सब की ये जो एक म्यूचुअल जो स्टडी चल रही है, जो म्यूचुअल आपका जो तैयारी चल रही है, तो इसको बहुत बेहतर बनाने के लिए इसमें जितने भी प्रश्न हैं, जितनी भी रचनाकार और जो भी साहित्य के प्रश्न हैं, उनको ज़रूर से याद कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और बेहतरीन वीडियो के साथ अपने अगली वीडियो में। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।